देखिए हमारी परिवाद चल रहा था, परिवाद से आगे हमारी डेफिनेशन होगी उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय हमारी अब डेफिनेशन में उच्च न्यायालय वाली करेंगे। उच्च न्यायालय हमारा किस में आता है? 2E में हमारा उच्च न्यायालय आता है। किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, जैसे कि हम यूपी में रहते हैं, जैसे तो यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसी तरह से हर स्टेट का अपना अपना एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का एक अलग ही उच्च न्यायालय होगा। कभी कभी ऐसा भी है, कहीं कहीं किसी किसी राज्य में ऐसा भी है कि एक उच्च न्यायालय कई स्टेटों पे के लिए लागू किया जाता है, यानी कई स्टेटों का वो कार्य कर रहे हैं, कई स्टेटों का वो उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब ये किसी ऐसे, अब इसमें सेकंड जो दे रखा है हमारा, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य की उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय है। अगला है हमारा, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के दंडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ से सिर्फ प्री के लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो उच्च न्यायालय कहाँ पर डिफाइन है? तो 2E में डिफाइन है, इतना ही बन सकता है। ठीक है, फिर हमारा 2E के बाद आता है 2C में आता है, यानी 2F में आता है हमारा भारत वह राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यानी भारत के अंतर्गत वह सारी जगह आएगी जहाँ पर इस संहिता का विस्तार होता है। और भारत हमारा कहाँ कहाँ तक अप्लाई हो सकता है? जहाँ पर भी हमारे भारत का झंडा लगा होता है वो हमारा भारत आ जाता है। यानी कहने का मतलब होगा, जैसे कि IPC के सेक्शन 4 हमें बताता है कि भारत के बारे में, मतलब कि भारत की टेरिटरी कहाँ तक लागू होती है नेवी के संबंध में, और फिर दूसरे राष्ट्रों में कहीं पे हमारा दूसरे राष्ट्र में हमारा जो हमारा दूतावास होता है वहाँ पे राष्ट्रीय का झंडा लगा होता है, तो वो भी हमारा भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जहाज़ है वहाँ पे हमारा झंडा लगा हुआ है, तो वो भी हमारा भारत के अंतर्गत आता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पे भी हमारे भारत का झंडा लगा होगा तो वो भारत के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमारा जाँच आता है 2C में। एफ हमारा एफ में हमारा भारत हो गया। G में हमारी क्या आती है? जांच आती है। G में क्या है? हमारी जांच है। जांच से विपरीत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। यानी जांच का मतलब यह है कि जांच कभी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी, ये हमेशा जांच जो की जाती है वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है ये, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जांच किस में डिफाइन है? तो जांच 2G में डिफाइन है। उसके बाद हमारा 2H आता है इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए जांच जो हमारी हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें पुलिस अधिकारी या जिसे कोर्ट अधिकृत कर रहा है वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब कार्यवाही हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करना होता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी सारे साक्ष्य एकत्रित करता है कि क्या क्या मामले में हुआ था। वो सारा काम कहाँ पर होता है? इन्वेस्टिगेशन में होता है, 2H में होता है। 2H आई में हमारी न्यायिक कार्यवाही होती है। न्यायिक कार्यवाही से मतलब क्या है? जो भी कार्यवाही शपथ पर की जाती हैं, शपथ दिलाकर की जाती हैं, वो सारी कार्यवाही हमारी क्या होती है? न्यायिक कार्यवाही होती हैं। आई के बाद हमारा J में आता है किसी स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता से मतलब होता है, स्थानीय अधिकारी से मतलब होता है कि कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की जितने क्षेत्र के अंदर उसका स्थानीय क्षेत्र अधिकार है, यानी जितने क्षेत्र के अंतर्गत वो जिन मामलों का वो जांच कर सकता है या विचारण कर सकता है, वो उसका सारा का सारा क्या कहलाता है? क्षेत्र अधिकार कहलाता है। जिसके भीतर ऐसा न्यायालय मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। न्यायालय को जो शक्तियाँ दी गई हैं जाँच करने की, विचारण करने की, संज्ञान लेने की, वो सारी शक्तियों का जिस क्षेत्र के अंदर वो कर सकता है प्रयोग, वो सारी हमारी क्या कहलाती है? हमारे स्थानीय क्षेत्र अधिकार कहलाता है। और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनियुक्त करे। अगर राज्य सरकार ने उस मजिस्ट्रेट को या उस न्यायालय को कोई अलग क्षेत्र का भी मामले देखने को दे दिए हैं तो वो भी हमारे किस में आ जाएंगे? स्थानीय क्षेत्र अधिकार में आ जाएंगे। फिर हमारे M में आता है हमारा 10 में आता है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र जो हमारा सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में पूरी अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है कि क्या हमारा महानगर क्षेत्र होता है। ठीक है, सेक्शन 8 में हमारा डिफाइन कर दिया गया है, यानी उसमें बताया गया है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हमारा वो महानगर क्षेत्र कहलाएगा। वो सारी चीज़ें, अगर वो जनसंख्या घट गई तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा, कैसे कैसे वहाँ पे न्यायिक कार्यवाही होंगी, वो सारी चीज़ें हमारी सेक्शन 8 में बताई गई हैं। टोटल यहाँ पे सिर्फ आपको महानगर क्षेत्र हमारा 2M में है। फिर
उसके बाद हमारा ठह में आता है। ठह में हमारा आसंज्ञा अपराध आता है। क्या आता है? ठह में हमारा आसंज्ञा अपराध। आसंज्ञा अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए आसंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। देखिए यहाँ पे संज्ञेय में वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, संज्ञेय इसमें जो है हमारा गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है वारंट के बिना। ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार है, और वहाँ पे संज्ञेय में जो था वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे असंज्ञेय मामले में नहीं कर सकता। जब तक उसके पास वारंट नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकता। अभी आप ये कहोगे कि वहाँ पे संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला ये है क्या? पहले मुझे संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला होना चाहिए, तभी तो मैं समझूंगी। यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखा है नीचे, अभी संज्ञेय मामला और आपका ये भी असंज्ञेय मामला भी होगा। इसमें यानी संज्ञेय मामले से वे मामले अभिप्रेत होते हैं जो 2 साल से अधिक दंड से दंडनीय होते हैं, वो सारे के सारे हमारे संज्ञेय मामले की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और जो असंज्ञेय मामले 2 साल से कम के से दंडित जितने ही मामले होते हैं वो सारे असंज्ञेय मामले के। अगर आपने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया है तो आपको जो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो उसके पास वारंट होना चाहिए, तभी वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, किसी का मृत्यु कर दिया है, किसी के घर में चोरी कर दी है, किस टाइप की चोरी की है, इस टाइप की चीज़ें जब आप कर देते हैं, बड़े क्राइम कर देते हैं, तो पुलिस को अधिकार है कि वो बिना वारंट के भी आपको आके गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारी अधिसूचना आती है। अधिसूचना जो है 2 डे में है। ठीक है, उस 2 डे में उसमें राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। राजपत्र में जो प्रकाशित सूचनाएं होती हैं, अगर सरकार को कोई सूचना निकालनी होती है तो वो राजपत्र कर देती है। तो राजपत्र में जो अधिसूचना निकालती है सरकार, वो हमारी अधिसूचना है। अब अपराध हमारा 2N में हमारा अपराध है। 2N में हमारा यानी 2 डे में हमारा अपराध है, यानी 2N में हमारा अपराध है। अपराध से ऐसा कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तस्मी पूर्वक किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी अपराध कोई भी ऐसा लोप या अब देखिए हम यहाँ पे अपराध पढ़ रहे हैं, यही चीज़ अपराधी हमारा आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन है। आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन है, जनरल क्लोज एक्ट में भी डिफाइन है। तो यहाँ पे हमें अपराध की परिभाषा दी गई है, आईपीसी में दी गई है, जनरल क्लोज एक्ट में दी गई है, और यहाँ पे सीआरपीसी में 2N में दी गई है। ठीक है, N में दी गई है। उसके बाद में हमारा देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी से ऐसा कोई भी कार्य अभिप्रेत है जो तस्में पूर्वक किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, यानी किसी के विधि के द्वारा उसे दंडनीय बना। जैसे आईपीसी में जो अपराधों को दंडनीय बनाया गया है वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, अपराध हैं। और हो सकता है कि और भी हमारे एक्ट हैं जिनके अंदर, जैसे कि हमारे पॉक्सो एक्ट है और बहुत सारे एक्ट हैं हमारे जिसमें कि किसी भी अपराध को दंडनीय बना दिया गया है, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, अपराध हैं। और इसके अंदर ऐसा कोई भी कार्य है जिसको पशु अत्याचार अधिनियम 1871, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिए कि कौन सा अधिनियम, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा कौन सी, 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, वो भी हमारा इसके अंदर अपराध के अंतर्गत ही आएगा। अब उसके बाद हमारा पुलिस थाना, ओ में आ गया हमारा पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, यानी अड़ा, ठीक है, के अंतर्गत जब पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति के ठीक नीचे का और कांस्टेबल की पंक्ति से ठीक ऊपर का, जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी हो सकता है। ठीक है, अगर वो अनुपस्थित है, वो बीमार है, तो उसके कर्तव्यों का पालन वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है। अब इसमें स्थान आ गया हमारा, पी में प्लेस आ गया, यानी स्थान के अंतर्गत हमारा गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान भी है। आ सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन कि हमारे स्थान में क्या क्या आता है, गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान, यानी कितनी चीज़ें आ रही हैं, 5 चीज़ें आ रही हैं, गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान। क्वेश्चन बना सकता है कि भाई कितने स्थान में कितनी चीज़ें आती हैं, 5 आती हैं। उसके बाद स्थान के बाद हमारा आता है प्लीडर क्यों में हमारा प्लीडर है। किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तस्में पूर्वक किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। जो हमारा विधि व्यवसाय जो न्यायालय में करता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लीडर कहलाता है। इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति भी जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त होता है, जो कार्यवाही करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो भी हमारे प्लीडर के अंतर्गत ही आएंगे। अब हमारी आर में आती है पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट यानी द में हमारी पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा 173 के उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। यानी जो जैसे कि FIR 154 में लिखी जाती है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस अधिकारी। ठीक है, संज्ञेय अपराध के मामले में 156 157 में, फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। 164A में 164 में वो क्या कहते हैं, बयान दर्ज करता है। ठीक है, 161 में बयान दर्ज करता है पुलिस अधिकारी। फिर दर्ज करने के बाद में वो रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट जो हमारी भेजता है 173(2) के अंदर भेजता है, वो रिपोर्ट हमारी यहाँ पे आ रही है ध्यान में। फिर पुलिस थाना आ रहा है। पुलिस थाने से ध्यान में हमारा क्या है, पुलिस थाना। पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसके राज्य
द्वारा राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेष पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अंदर राज्य द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी अभिप्रेत है। पुलिस थाना जो राज्य सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं, कौन बनाएगी? राज्य सरकार। मेनली क्वेश्चन बनता है पुलिस थाना किसमें डिफाइंड है? अध्याय में डिफाइंड है। फिर किसने बनाया? राज्य सरकार ने, जो जिन्हें घोषित कर दिया वो हमारे सारे के सारे पुलिस थाने। अब हमारे न्याय में आ गया विहित। विहित में इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ठीक है, उसके बाद हमारा लोक अभियोजक आता है। यू में हमारा कौन आ रहा है? लोक अभियोजक। कौन आ रहा है? यू में हमारा लोक अभियोजक आ रहा है। ठीक है, लोक अभियोजक धारा 24 के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंदर लोक अभियोजक के निदेशकों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको लोक अभियोजक डिफाइन थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन जो सही करके डिफाइन है वो हमारा किसमें? सेक्शन 24 में डिफाइन है। वहाँ पे हम लोक अभियोजक को जाके पढ़ेंगे। जो हम पेपर देने जा रहे हैं APO का, वो लोक अभियोजक का ही पेपर है। ठीक है, इसलिए हमें ये सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे जाके 24 में उसके बाद हमारा यू, फिर हमारा बी में आता है हमारा उपखंड। उपखंड से जिले का कोई भी उपखंड अभिप्रेत है। यू, और फिर हमारा बी में आता है हमारा संबंध मामला। बी में क्या आता है? संबंध मामला। संबंध मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। जो वारंट मामला नहीं है, जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वो हमारा कैसा होता है? संबंध मामला होता है। इसमें वारंट मामला नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में पीड़ित। पीड़ित वो व्यक्ति होता है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी प्रकार से कोई कार्य करके या कोई लोभ करके कोई हानि या क्षति कारित करती गई हो, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। पीड़ित पद के अंतर्गत संरक्षक या विधिक वारिस भी आते हैं। इसके अंदर उसके संरक्षक या विधिक वारिस भी इसमें आते हैं। उसके बाद 2W में हमारा क्या आता है? वारंट मामला। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध, यही हमारे सारे के सारे संज्ञेय मामले भी हैं। यही वारंट मामला है, यही हमारा संज्ञेय मामला है। 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित अपराध जो हमारे सारे के सारे वारंट मामले आते हैं। 2W में डिफाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत बनता है वारंट मामले से कि हाँ भाई कौन से मामले वारंट मामले? जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक। यहाँ पे याद रखने वाली बात है 2 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वो हमारे क्या होंगे? वारंट मामले होंगे। उसके बाद हमारा आता है 2W में 2X में ये हमारा, उसके बाद हमारा आता है उन शब्दों का और पदों के जो उसमें प्रयुक्त हुए हैं परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित तो वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में, यानी जो हमारे CRPC के अंदर अर्थ नहीं दे रखे जिन वर्डों के मीनिंग के, और IPC में दे रखे हैं, तो यहाँ पे वही मीनिंग निकाला जाएगा जो IPC में था। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। बस टोटल आज हम इतना ही करेंगे। कल को हम सेक्शन, चलिए हम पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं आज। फर्स्ट चैप्टर, इसे निर्देशों का अर्थ लगाना, ये सेक्शन से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस अगर निर्देशों का अर्थ लगाने में आता है तो सिर्फ हमारा इतना आएगा कि हाँ भाई कौन कौन सा न्यायालय हम सेक्शन 3 को छोड़ रहे हैं, और सेक्शन 3 से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। उसके बाद हमारा सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 भारतीय दंड संहिता या अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। यहाँ पे जो CRPC के अंदर जो हमारा डिफाइन जिन विचारों का विचारण होगा वो किन अपराधों का होगा? भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतरिष्ट उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। जो CRPC में डिफाइन है उपबंध, उन्हीं के अनुसार भारतीय दंड संहिता में और किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों के इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण, उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों में अगर इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान विनियमन करने वाली तस्में परिवर्त किसी अधिनियम के अधीन है तो उसके अनुसार की जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो CRPC IPC में जितने भी अपराध दे रखे हैं उनका अगर इन्वेस्टिगेशन होना, उनकी जांच होनी, उनका विचारण होना है, कोई अन्य कार्यवाही होनी है तो वो CRPC के थ्रू ही होगी। CRPC में जो नियम रेगुलेशन दे रखे हैं उनके अनुसार होगी। और अगर किसी अन्य विधि में भी की भी विचारणों की कार्यवाही भी वो इसके द्वारा CRPC के द्वारा होगी। लेकिन अगर जो अन्य विधि है उसके अंदर अगर डिफाइन कर रखा है विचारण कार्यवाही का मैनर, तो उस मैनर के अनुसार होगी टोटल। ठीक है, हमारा सेक्शन चैप्टर, और सेक्शन 5 में हमारा व्यावर्ती है। और ठीक है, बस इतना हमारा टोटल कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया है। मैं सेक्शन 3 आपको सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 3 में जो बताया है सिर्फ इतना बताया है कि महानगर मजिस्ट्रेट और जो हमारा मतलब जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वही हमारा महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेटों के बारे में बताया गया है कि उसका क्या मैनर लगाया जाएगा। यानी मेट्रोपोलियन जो एरिया है वो उस एरिया में अगर प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट बैठता है तो उसे ही महानगर मजिस्ट्रेट कह दिया जाएगा। अगर जो मेट्रोपोलियन एरिया नहीं है, महानगर क्षेत्र नहीं है, वो साधारण क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफाइन कर रखा है, लेकिन इसे बहुत लंबा चौड़ा करके दे रखा है।